मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। गति अर्थात मोशन। इसके पहले हम लोग मेज़रमेंट को पढ़ चुके हैं और उनका जो भी ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल थे वो उन लोगों का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो भी टर्म्स होंगे, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, बारी बारी से सबको देखेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं उनको भी हम लोग कलेक्ट करके उनको भी बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज सीखते हैं मोशन के बारे में कि ये गति है क्या। बिल्कुल आप ध्यान से इस क्लास को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये गति होता क्या है, हम कब कहते हैं कोई भी वस्तु गतिशील है, ऐसा हम लोग कब बोलते हैं। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे, ऐसे मान के लिए कोई वस्तु यहाँ है और कुछ समय बाद, t समय बाद ये वस्तु यहाँ आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वस्तु गतिशील है। यानी कि अगर समय के साथ साथ कोई वस्तु अपने स्थान में लगातार परिवर्तन करे तो हम लोग बोलते हैं कि वस्तु गतिशील है। इसके जस्ट उल्टा, अगर समय के साथ वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करे तब हम लोग बोलते हैं वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात विरामावस्था में है। और अगर वो स्थान परिवर्तन कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु गतिशील है। ठीक है, तो अब ये जो गतिशील वस्तुएं हैं, तो ये जो गति है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैं बोलूँ अपने आसपास, आप देखिएगा बहुत सारा चीज़ गतिशील है। जैसे मान के चलिए कि अगर सड़क पे चलती हुई साइकिल है, कार है, ये सब गतिशील है। अगर कोई पोल गड़ा हुआ है तो पोल को अगर आप आज देखिए या 2 दिन के बाद देखिए, क्या ऐसा होता है कि ये पोल आज यहाँ है कल यहाँ आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। पोल जहाँ है वो वहीं रहता है। इसका मतलब है कि ये जो पोल है वो विराम अवस्था में है, यानी वो रुका हुआ है। ठीक है, जबकि उसके जगह पे और कुछ लीजिए, मान के लिए गाड़ी ले लिए, कुछ और है जो कि अपना स्थान में लगातार परिवर्तन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वस्तु जो है वह गतिशील है। आइए अब हम लोग गति के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, गति के कई सारे प्रकार होते हैं, तो एक एक करके हम लोग उसके प्रकार को देखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने हेतु तो आपको गति का जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो गति का जो पहला प्रकार है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन। आया देखिए है क्या, अगर कोई भी कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है, एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। यानी कि जैसे मान के चलिए कि एक सड़क पे, एक सीधे सड़क पे कोई कार जा रही है, तो एक सरल रेखीय गति है। दूसरा होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अगर देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे मान के लिए कि अगर कोई भी कण
एक वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, यानी उसका जो पाथ है वो अगर वो वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो हम लोग उस गति को हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति। ठीक है। नेक्स्ट होता है दोलनी गति। दोलनी गति, अरे देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये क्या होता है, दोलनी गति क्या है कि जब इसको हम लोग मतलब कंपनिक गति भी बोलते हैं। दोलनी गति क्या होता है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड अगर कोई कण लगातार घूम रहा हो, एक फिक्स्ड पॉइंट के मतलब आसपास अगर कोई भी वस्तु आगे पीछे लगातार वो गति कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोलनी गति। जैसे पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम का जो गति होता है वह दोलनी गति होता है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है और पेंडुलम जो है एक बार इधर आता है एक बार इधर आता है, ये घूमते रहता है। दूसरे केस में आप झूला को जान सकते हैं, झूले का जो गति होता है वो भी दोलनी गति होता है। एक और प्रकार होता है इसका आवर्ती गति। आवर्ती गति पीरियडिकल मोशन। अगर देखिए ये होता क्या है, अगर कोई भी गति एक समान समय अंतराल के बाद पुनः पुनरावृत्ति करता हो, यानी एक समय के पश्चात वह पुनः उसी प्रकार से गति करे, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। जैसे जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में जो सुइयों की जो गति होती है उसको हम लोग आवर्ती गति के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये था उसका गति के प्रकार। देखिए एक और चीज़ होता है कि उसके डायमेंशंस के बेसिस पे, यानी विमा के आधार पे, विमा के आधार पे गति का 3 प्रकार होता है। विमा मतलब डायमेंशन। जैसे मान के चलिए पहला होता है एक विमीय गति। एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल आपको समझ में आएगा वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। जैसे मान के लिए जो मतलब एक ही डायमेंशन के पे गतिशील है। जैसे मान के लिए कि एक सरल रेखा पर अगर कोई गति कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर एक सरल रेखा पर लगातार एक सरल रेखा पर ही आगे की ओर बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय गति। ठीक है। इसी को हम लोग रेखीय गति भी बोलते हैं। दूसरा होता है द्विविमीय गति, अर्थात 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब यार देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल एक समतल पर मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये सरल रेखा पर नहीं रहता, ये ऐसे ऐसे घूमता, तो देखिए इसके 2 डायरेक्शन हैं। एक तो ये इस ओर भी बढ़ रहा है और इस ओर भी बढ़ रहा है। अगर कोई समतल में गति कर रहा है इसके पास 2 डायमेंशन है, एक ये वाला डायमेंशन लंबाई की ओर, दूसरा इसका चौड़ाई की ओर। इसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय गति। और जो तीसरा होता है त्रिविमीय। ये सब सिर्फ समझना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आता है, मैं बात करता हूँ अभी। 3 डायमेंशनल
डायमेंशनल मोशन। देखिए ये होता है अंतरिक्ष में अगर कोई गति करता है, अंतरिक्ष में अगर कोई गति करता है तो वो 3 मतलब डायमेंशनल होता है। ये अगर कोई समतल में गति करता है, अगर आप सोच के इसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि मान चलिए कि अगर कोई एक रेखा में गति करता है, तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। जैसे कार चल रही है, अगर कार बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो ये एक विमीय है। अगर वो घूम फिर के जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, मान चलिए कि ये मतलब अभी आगे जा रहा है, फिर ये घूम रहा है, एक सरल रेखा में नहीं है, ये एक समतल पे है। और एक समतल पर जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विविमी। इसमें 2 विमा हैं। और इसे मान के लिए अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसके लिए वो मतलब एक लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और एक और विमा जो होता है जिसे मान के लिए उसमें ऊंचाई भी तो होगी ना। तो जैसे पतंग उड़ता है, पतंग में जो गति होती है वह त्रिविमीय गति होती है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में उड़ रहा है, उसके 3 एस्पेक्ट्स होंगे। वायुयान उड़ती है, वो त्रिविमीय गति है क्योंकि वो अंतरिक्ष में है। किसी 3 चीज़ सीखे, अगर एक सरल रेखा पर कोई चीज़ गति कर रहा है तो वह एक विमीय गति है, ठीक है। जैसे सड़क पर दौड़ती कार है तो एक विमीय गति है, ठीक है। जैसे मान के लिए कि हम लोग किसी मैदान का चक्कर लगाते हैं, तो ये एक सरल रेखा नहीं है, ये एक वृत्ति है। तो ये जो है एक समतल में हम लोग गति कर रहे हैं तो ये द्विविमीय गति हो गया, यानी 2 डायमेंशनल। और ये अगर बाय द वे हम लोग कूदते हैं ना भाई, तो जब हम लोग कूदते हैं तो ये हम लोग का त्रिविमीय गति होता है, यानी 3 डायमेंशनल मोशन होगा। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग गति के प्रकार को देख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और जो कि इससे संबंधित है। जैसे मान चलिए कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है, जैसे मान चलिए कि अगर कोई वस्तु यहाँ है और कुछ समय बाद वस्तु यहाँ आ गया, तो जो वस्तु यहाँ है ये इस पाथ से होते हुए यहाँ तक आ गया है, तो ये कुछ ना कुछ तो लंबाई तय किया होगा ना जी। ये इसका पाथ है और ये जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं भाई? दूरी, डिस्टेंस। यानी कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाता है। ये क्या है भाई? ये दूरी है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये दूरी है, आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अब दूरी तो भाई एक लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक होगा मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो दूरी का ये मात्रक मीटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज जानते हैं। दूरी जो है एक अदिश राशि है। क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये हम लोग जाने कि दूरी के बारे में। इसके बाद एक और टर्म आता है विस्थापन। चूँकि दोनों को एक साथ समझना ज़्यादा श्रेयस्कर है। विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा फर्क है। दूरी क्या है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका डायरेक्शन बदलते रहता है।
लेकिन विस्थापन क्या है कि एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है, अर्थात ये एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, और चूंकि ये भी एक लंबाई है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? इसका ये मात्रक मीटर है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ। जैसे मान चले कि यही है, तो जब हम लोग इनके, अगर ये वस्तु ए है, यहाँ से ये आते 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 यहाँ तक पहुँचता है, तो ये जो पूरा लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग बोलेंगे दूरी है। लेकिन ए और बी के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। समझ में आया क्या बात? यानी कि दो बिंदुओं के बीच के लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है, या दो वस्तुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल। से मान के लिए कि अगर, तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन जो है वो हमेशा इस दूरी से कम ही होगा, है कि नहीं? विस्थापन जो होता है दूरी से हमेशा कम होगा, हमेशा बराबर हो सकता है या फिर कम होगा, कभी विस्थापन ज़्यादा नहीं होता है। इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ये पहले 4 मीटर आया, फिर इधर 3 मीटर आया, फिर ये 4 मीटर आया, और फिर ये 3 मीटर आया। यानी पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फाइनली यहाँ आया। ठीक है, यहाँ है वस्तु ए, ये स्थिति है बी। पहले केस में अगर ऐसे आते हैं, ये आए, तो आप हमको ज़रा दूरी बताइए। दूरी कितना हो गया भाई? 4, 3, 7, 7 4 11 और 3 14। यानी कि अगर मैं बात करूं दूरी का, दूरी कितना हो जाएगा? 14। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्लेसमेंट का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5, ये 5, और इसका मतलब है कि ये दूरी क्या हो गया भाई? ए बी की जो, सॉरी, इसका जो विस्थापन क्या हो गया? 5 5 10। ये आपको मदद करेगा दूरी और विस्थापन को समझने में। ठीक है, दूरी क्या होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय किया गया लंबाई होता है वह उसका दूरी कहलाता है। ठीक है, जबकि विस्थापन क्या है कि उनके बीच का जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम लंबाई जो होगा वो, इसको एक और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई, ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना भाई? इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से वस्तु 2.5 चक्कर लगाता है, 2.5 राउंड, यानी 2.5 राउंड लगाता है, 2.1/2 इतना राउंड लगाता है। तो इसके बीच का पहले आप निकाल लिए डिस्टेंस क्या होगा, और फिर निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये आया एक राउंड, दूसरा राउंड और आधा, यही ना जी। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस का बात करूँगा तो इसका परिधि कितना जाएगा? इसका एक चक्कर में इसका परिधि कितना जाएगा? पाई और डी, अर्थात ये 14, अर्थात 44। ये हो गया इसका परिधि,
और चूँकि 2.5 चक्कर लगा रहा है तो इसको हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110 मीटर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो ये कितना चक्कर लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो डायरेक्ट इसके और इसके बीच का दूरी देख लेंगे कितना है। इसके बीच का दूरी कितना है भाई 14, 7 इधर 7 इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14 हो गया। कोई दिक्कत? अगर सेम सवाल रहता, अगर हम लोग कह देते कि 3 राउंड लगाया, 3 राउंड, तो इसका मतलब है कि जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे ख़त्म हो गया, और जब 3 राउंड लगाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो इसका तिगुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया 132। लेकिन जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था फिर वस्तु वहीं पे आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और वैसे हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखें, देखिए एक बात और जानिए कि अगर हम लोग अभी जस्ट हम लोग सीख ही चुके हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। इसलिए जब भी हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे या तो वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग अभी क्या सीखे कि जो दूरी जो है ना वह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा धनात्मक होगा। दूरी क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होगा, जबकि विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं स्पीड अर्थात चाल। देखिए स्पीड क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है वह स्पीड कहलाता है। अगर हम टेक्निकल शब्दों में नहीं जाएं तो सीधा समझिए कि डिस्टेंस और समय का जो रेशियो होता है ना, दूरी और समय का जो रेशियो होता है उसको हम लोग चाल बोलते हैं। दूरी बटा समय, यानी एकांक, इसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अगर देखिए दूरी भी अदिश राशि और समय भी अदिश राशि, तो चाल क्या हो जाएगा भाई, चाल भी हो जाएगा अदिश राशि। ये सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये हो गया अदिश राशि हो गया। दूसरी बात, अगर हम इसके मात्रक का बात करें तो दूरी का मात्रक क्या, मीटर, बटा समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्पीड का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? अब जस्ट लाइक वेलोसिटी के बारे में भी जानते हैं, वेलोसिटी इसी जगह लिख देते हैं, अर्थात वेग। वेग जो होता है वो विस्थापन का दर होता है। इसी जगह अगर मैं लिख दूं, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, इसको हम लोग वेग बोलते हैं। अब चूंकि विस्थापन तो सदिश राशि है और ये अदिश राशि है, तो चूंकि इसमें एक सदिश है इसलिए जो
वेलोसिटी जो है वो भी सदिश राशि होगा। और अगर मात्रक का बात करेंगे तो मात्रक तो आप जान ही रहे हैं क्या भाई, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मली दोनों सेम चीज़ ही है। ठीक है, एक चीज़ और यहीं पे हम लोग सीख लेंगे, एक चीज़ और जानेंगे त्वरण के बारे में। ठीक है, या फिर इसके प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार त्वरण को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके प्रकार को भी देखेंगे। त्वरण, एक्सेलरेशन। अरे त्वरण क्या है? एक चीज़ देखिए कि विस्थापन में जो परिवर्तन का जो दर था उसको हम लोग वेग बोले, और वेग में जो परिवर्तन का दर है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं में वेग परिवर्तन का जो दर होता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। यानी कि त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इज इक्वल डेल वी बाय डेल टी। यानी ये हो गया वेग में परिवर्तन का दर, सॉरी वेग में परिवर्तन बटा डेल टी हो गया समय में परिवर्तन। कोई दिक्कत? यहीं से हम लोगों का ये एक फॉर्मूला होता है, एज इक्वल टू, मान लीजिए कि बाद में भी आया वेलोसिटी और पहले u था, ये v और ये u बाय समय में जो परिवर्तन है उसको हम लोग t लिए। तो यहीं से हम लोगों का फॉर्मूला आता है एज इक्वल टू v माइनस u बाय टी। कोई दिक्कत? तो जो वेग में जो परिवर्तन का जो दर होता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि त्वरण जो है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी वेग जिस रफ्तार से, जब हम लोग किसी भी वेग को लगातार अगर बढ़ा रहे हैं, जिस दर से उसको बढ़ाते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। वैसे एक्सेलरेशन मतलब यूजफुल शब्द है, वे बाइक वगैरह में होता है ना जी एक्सेलरेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गति को जैसे उसको मतलब बढ़ाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग गति के रफ्तार को और बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि त्वरण जो है वो ऋणात्मक भी होती है, और ऋणात्मक त्वरण जो है वो मंदन कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। जब भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं गाड़ी वगैरह में तो वहाँ पे मंदन उत्पन्न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है। के बारे में आइए कुछ चीज़ और सीखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े वेग, न्यूमेरिकल के लिहाज से वेग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग, दूसरा होता है अंतिम वेग। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से, और जो फाइनल वेलोसिटी होता है, अंतिम वेग जो होता है, उसको हम लोग स्मॉल v से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ जानेंगे जो कि ग्राफिकल चीज़ आता है। बहुत सारे क्वेश्चन में
ग्राफ के द्वारा पूछा जाता है। तो एक चीज़ तो हम लोग सीखे, वेग क्या होता है भाई? वेग एक रेशियो है किसका? डिस्प्लेसमेंट। वेग वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। अब हम लोग इसके एक एक करके इनके सारे ग्राफ्स को देखने का कोशिश करेंगे कि जो ग्राफिकल क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। आइए ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो पहली बात कि विस्थापन और समय का जो ग्राफ है वह वेलोसिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चलिए एक ग्राफ हम खींचते हैं। दो एक्सिस, एक एक्सिस पे हम लोग समय ले लिए, एक्स एक्सिस पे समय लिए हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिए हैं। ठीक है, ये समय का ग्राफ है, सॉरी ये समय एक्स एक्सिस पे समय लिया और जबकि वाई एक्सिस पे विस्थापन लिए हैं। तो पहला चीज़, जैसे मान के लिए कोई वस्तु यहाँ पे है, समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। पहला ग्राफ जो है, समय देखिए बदल रहा है लेकिन वस्तु ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब वस्तु के स्थिति में उसमें कोई भी विस्थापन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये क्या शो कर रहा है? समय के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है, पहला जो हम लोगों का ग्राफ है ये विराम अवस्था को शो कर रहा है, यानी ये रेस्ट में है। गौर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। दूसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये सारा ग्राफ हम लोग का सिर्फ वेग के लिए है। वंस अगेन समय हम लोग एक्स एक्सिस पे लिए और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिए हैं। ठीक है, और हम लोग ये समय बढ़ा, मान लीजिए समय यहाँ है, एक समय जब दोनों जीरो था तो यहाँ था, समय बढ़ा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, और समय बढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, और समय बढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। यानी समय के साथ समय को बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है ये शो कर रहा है क्या भाई? ये शो कर रहा है एक समान वेग है। ये क्या शो कर रहा है? वेग जो है वो एक समान है, एक समान वेग से जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है। यानी वेग जो है ये एक समान है। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। ये आपका टाइम ले लिए और इस पे ये डिस्प्लेसमेंट ले लिए। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है? जो वेग है वो लगातार बढ़ रहा है। वेग जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए तो ये एक समान नहीं है, ये बढ़ रहा है, वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया आपका जो ग्राफ है, वेग बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। ये आपका टी ले लिए और ये मेरा एस जो है वह डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ये वेग लगातार घट रहा है। वेग क्या हो रहा है? ये ग्राफ से लगातार कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इस ग्राफ को सीख रहे हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल। ये था हम लोगों का वेलोसिटी
सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, जिससे कि हम लोगों को वेलोसिटी मिला, राइट। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, वेग और समय का ग्राफ, क्योंकि वेग और समय का जो ग्राफ है वो हम लोगों को त्वरण देता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला जस्ट लिखे थे, डी डेल वी बाय डेल टी, यानी वेलोसिटी का जो अंतर है और समय का जो अंतर है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। यानी वेग और समय का जो रेशियो है या वेग और समय का जो ग्राफ है वो हम लोगों को त्वरण देता है। सेम चीज़ इसमें भी 4 फिगर होंगे, अगर आप पहले समझ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग टी ले लिए और यहाँ पे हम लोग भी ले लिए। अगर बाय द वे ये है, इसका मतलब क्या है, इसका 2 मतलब आप समझ सकते हैं। पहला मतलब कि त्वरण 0 है, शून्य त्वरण। क्या है भाई, त्वरण का मान 0 है, मतलब त्वरण में बदलाव नहीं हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक समान वेग, एक समान वेग। त्वरण 0 मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब ये एक समान वेग है। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, ये टाइम है, इधर इधर वेलोसिटी है, ठीक है। ये एक समान त्वरण दर्शाता है, एक समान त्वरण। अब 2 केस होगा, अब ये आप ग्राफ बना लीजिएगा, ये लगातार त्वरण बढ़ रहा है, और अगर ऐसा बना दिए तो ये लगातार त्वरण घट रहा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल। देखिए ये संभवतः आपको समझ में ये ग्राफ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ डिस्कशन कर लिए, क्योंकि ग्राफ डिस्कशन करना ज़रूरी था। आइए कुछ एक चीज़ और हम लोग जो कि देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग न्यूमेरिकल के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल्स दोनों को देख लेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चीज़ और देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, कुछ फॉर्मूले जैसे कि हम लोग अभी बात किए थे कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे भी है, ये हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी शो करता है, फाइनल वेलोसिटी। यू है वह इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, ए है वह एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, टी टाइम को शो करता है, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ एक फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। जैसे एक टेबल मैं और बनाना चाहता हूँ, एक टेबल और आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण टेबल है, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखिए। गति जो है, एक होता है आपका क्षैतिज गतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर देखिए, क्षैतिज गति तो बिल्कुल सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वाधर गति में से 2 चीज़ होती है। उदग्र गति जो है, इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। देखिए यहाँ पे अब मैं ये बताने के पीछे एक उद्देश्य था, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि कुछ फार्मूला हम लोग जैसे जानते हैं, भी बराबर फार्मूला है u प्लस ए टी, ठीक है। यही ए जो यहाँ त्वरण है, ये g बन जाता है, और जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी चीज़ को, तो ये जो a है वो
माइनस जी की तरह रिएक्ट करता है, और जब ऊपर से नीचे आता है ये जो ए है वो प्लस जी की तरह रिएक्ट करता है। तो जो मेरा जो फॉर्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, तो जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ आप माइनस जी का वैल्यू रख दीजिए। तो इधर क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। नेक्स्ट से फॉर्मूला आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब हम लोग किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा भाई, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जो यहाँ a है वो क्या बनना है, यहाँ पे g बनना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये जो क्षैतिज में जो दूरी होती है ऊर्ध्वाधर में ये हाइट बन जाती है, नहीं ये s जो है ऊर्ध्वाधर में इसको हम लोग हाइट की तरह एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और एक और क्वेश्चन है कि nवें सेकेंड में तय किया गया दूरी Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, u माइनस जी बाई टू 2n माइनस 1। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, Sn बराबर u प्लस जी बाई टू 2n माइनस 1। ये कुछ फॉर्मूले थे जिसको कि आपको याद कर लेनी है। इन्हीं फार्मूलाओं के मदद से हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दो बातें, एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि जब किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था से शुरू हो रही है, विराम मतलब ज़ीरो, चाहे वो मतलब बाद में अगर जाके विराम में आ जाए या फिर शुरुआती दौर में विराम में हो। जैसे किसी चीज़ को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक क्षण, एक समय पे जाके वो ज़ीरो हो जाता है। वो इसी जी की मदद से, जो कि जी का जो वैल्यू माइनस होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी उसके गति को लगातार वो धीरे करते जाता है, कम 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 कम, और एक समय जाके वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे वो जाके वस्तु विराम अवस्था में पहुँच जाता है। जैसे मान के लिए किसी वस्तु को यहाँ से हम लोग फेंके ऊपर, तो चूँकि ये ऊपर जा रहा है ना जी, अभी ये ऊपर जा रहा है, तो जो जी है वो जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगना है, इसका अपोजिट काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जी माइनस के रूप में लगाते हैं, और ये धीरे धीरे उसका वेलोसिटी को कम करते 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 यहाँ पे जाके उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और फिर ये लौटता है ज़मीन पे, और फिर जाके इसका जो ये जो जी है जो कि यहाँ माइनस की तरह एक्ट करता है, फिर जब ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो ये मतलब प्लस की तरह बिहेव करना शुरू करता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर बावजूद इसके अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।